मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छंद पढ़ाने जा रहा हूं। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। आप अनूप जलोटा का गीत पढ़ लीजिए, सूरदास का पद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए उनकी तान कितनी है। इसी के अलावा दोहा वगैरह है, रहीम का है, कबीर का है। इसको भी हम कई रूपों में गाते होते हैं, सामान्य रूप से पढ़ते भी हैं। तो यह छंद है। छंद को आज हम पढ़ाएंगे आपको। छंद के भेद, छंद वर्ण और मात्रा के अनुसार छंद को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाणिक छंद, इसमें केवल वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण रा म, रा है तो एक वर्ण, म है तो एक वर्ण, जबकि रा दीर्घ है और म ह्रस्व है, फिर भी एक एक वर्ण। वाणिक वृत्त छंद, वाणिक वृत्त छंद में वर्ण गणों के आधार पर निश्चित होते हैं, उनका क्रम निश्चित होता है। जैसे वसंतिल का शार्दुल बिकड़ी भुजंग प्रयात, सवैया भी कह लीजिए, मध्यंत छंद है सवैया। तो यह वाणिक वृत्त छंद होता है। मात्रिक छंद, जिसमें केवल मात्रा की गणना होती है। मात्रा की गणना आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका सविस्तार हम वर्णन करेंगे, समझाएंगे आपको उदाहरण के साथ। और मुक्त छंद, मुक्त छंद में अक्षर छंद के किसी नियम को उसमें माना नहीं जाता। जैसे निराला से लेकर के नई कविता तक का जो दौर है, वह छंद के नियमों से अलग थलग है। उसमें कोई छंद के नियम उसमें न लगते हैं, न कवियों ने उसको लगाने का प्रयास किया है, न वैसी रचना करने का प्रयास किया है। तो ऐसे छंद जो छंद के नियमों से मुक्त हैं, उन्हें हम मुक्त छंद कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को कहते हैं। आज हम इसके अंग और इसके भेद पढ़ेंगे। अंग पढ़ने से छंद के विषय में हमें ज्ञान होगा और आसानी से उसको हम समझ लेंगे, पहचान लेंगे, पढ़ लेंगे। छंद के अंग में पहला है चरण या पाद। चरण को पाद कहते हैं। छंद शास्त्र में चरण का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। कुछ छंदों के चारों चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या तथा यति गति का नियम एक समान होता है। कुछ छंदों में 2 के लिए ऐसा नियम रहता है। कुछ छंद में 6 चरण भी होते हैं। अगर हम दोहा लेंगे तो उसमें 4 चरण होता है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, गीतिका में भी 4 चरण होते हैं और सोठा में भी 4 चरण होते हैं। दूसरा है मात्रा और वर्ण। मात्रा और वर्ण, किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वही उस वर्ण की मात्रा होती है। जैसे क है तो क वर्ण है, इसकी मात्रा 1 होगी, जैसा हम आगे आपको बता रहे हैं। क वर्ण और उसकी एक मात्रा। का वर्ण है, उसमें वह दीर्घ है, इसलिए उसकी मात्रा 2 होगी। तो वर्ण और मात्रा। ओ के उच्चारण में आ के उच्चारण से आधा समय लगता है। अतः अ ह्रस्व
या लघु कहलाता है। ओ का उच्चारण आप करेंगे ओ आ, इ ई, उ ऊ, री। तो इसमें जो ह्रस्व स्वर है उसका उच्चारण हम जल्दी कर लेते हैं और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। वही हम बता रहे हैं। यह सब ध्यान देंगे तो आगे आपको जो भी होगा समझने में आसानी रहेगी। औ ह्रस्व आता है, इसे हम लघु कहते हैं छंद शास्त्र के अनुसार। तो औ की एक मात्रा होती है, आ दीर्घ होता है क्योंकि इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है औ से। तो इसे हम छंद शास्त्र के अनुसार गुरु कहते हैं या गुरु कहलाता है। आ की 2 मात्राएं होती हैं। एक मात्रा वाले वर्णों को लघु, जिसका चिन्ह यह है, ध्यान दीजिए, तथा 2 मात्राओं वाले वर्णों को गुरु कहते हैं। इसका चिन्ह, गुरु का चिन्ह यह है, ध्यान दीजिए। कहीं भी मात्रिक छंदों में जो स्वर ह्रस्व रहेगा उसके ऊपर हम इसी लघु का चिन्ह लगाते हैं और जो वर्ण दीर्घ रहेगा उसके ऊपर हम यह गुरु का चिन्ह लगाते हैं। इसको हम 1 मात्रा की गणना करते हैं और इसको हम 2 मात्रा की गणना करते हैं। समय आने पर उसको हम समझा देंगे। पहले यहाँ आप केवल इसके विषय में समझिए। तीसरा है इसका उदाहरण दिया है जैसे रामायण। आइए उदाहरण से हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ रामायण दिया है। यहाँ देखिए रौ में आ की मात्रा लगी है रा। तो रा क्या है भाई? रा दीर्घ स्वर है क्योंकि रौ से रा में 2 गुना समय उच्चारण करने में लग रहा है, इसलिए इसे हम दीर्घ कहेंगे। माँ भी दीर्घ है, य ह्रस्व है और ड़ ह्रस्व है। नीचे देखिए रा दीर्घ है, तो यह दीर्घ है तो यहाँ क्या लगेगा? गुरु लगेगा। संकेत चिन्ह इसका है। यहाँ माँ है तो इसका संकेत चिन्ह गुरु है, चूंकि दीर्घ है तो यहाँ गुरु होगा। य ह्रस्व है तो य का चिन्ह यहाँ क्या लगाया गया? लघु। यहाँ ड़ भी ह्रस्व है इसलिए यहाँ इसका चिन्ह लघु लगाया गया। कितनी मात्राएं हुई? तो 2, 2 4, 1 5, 1 6। पुनः एक बार देख लीजिए। जैसे रामायण है तो रामायण में रा दीर्घ है, दीर्घ वर्ण है। माँ दीर्घ वर्ण है, य ह्रस्व वर्ण है, ड़ ह्रस्व वर्ण है। रा दीर्घ है तो यहाँ इसके ऊपर गुरु चिन्ह लगेगा। माँ दीर्घ है तो यहाँ गुरु लगेगा। य ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगेगा। ड़ ह्रस्व है तो यहाँ लघु लगेगा। अब जो दीर्घ है यहाँ गुरु है तो इसका 2, 2 4, 1 5, 1 6। रामायण में कितनी मात्राएं हुई भाई? 6 मात्राएं हुई। आइए हम इसके अलावा देखते हैं। आप यह कंफर्म हो गए होंगे कि दीर्घ मात्राओं पर गुरु रहेगा और लघु मात्राओं पर ह्रस्व रहेगा, यानी ह्रस्व मात्राओं पर लघु रहेगा। इसके अलावा अनुस्वार, अनुस्वार माने अंग की मात्रा। देखिए अंग दिया गया है। अनुस्वार अंग की मात्रा तथा विसर्ग वाले वर्ण गुरु होते हैं। नीचे देख लीजिए, जैसे मंद है, मंद, मंद में म के ऊपर म लघु है, यानी ह्रस्व है, ह्रस्व वर्ण है तो म ह्रस्व वर्ण है। इसके म पर अंग यानी अनुस्वार लगा है, अंग लगा है। तो ऊपर लिखा गया है
कि अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण गुरु होते हैं। अनुस्वार अंग है तो म के ऊपर अंग है, इसलिए ह्रस्व होने के बाद भी यह वर्ण गुरु यहाँ लगाया गया है चिन्ह, और यहाँ द ह्रस्व है तो यहाँ द लगाया गया है। अर्थात मंद में 2 और 1 तीन मात्राएं हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्णों से पूर्व वाला वर्ण भी गुरु होता है। संयुक्त वर्ण का जो पहला संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो पूर्व वाला जो वर्ण होता है ह्रस्व है तो उसे हम वह गुरु होता है। जैसे कर्म और मुक्त 2 यहाँ शब्द दिए गए हैं। कर्म क ह्रस्व है लेकिन यहाँ गुरु लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। और रॉय और म संयुक्त है, यह रॉय और म संयुक्त है, तो संयुक्त वर्ण के पहले वाला ह्रस्व वर्ण गुरु होता है। देखिए गुरु चिन्ह है और यहाँ लघु यानी यहाँ लघु चिन्ह है। क्यों? आप उच्चारण कीजिए कर्म, तो कर्म क में म के उच्चारण से संयुक्त व्यंजन के उच्चारण से 2 गुना समय लग रहा है। कर्म र म संयुक्त है तो र म का जब हम अर्म का उच्चारण करेंगे तो उसे 2 गुना समय क पे लग रहा है, इसीलिए हम इसे ह्रस्व होने के बाद भी इसको हम दीर्घ उच्चारण के कारण कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है मुक्त। मुक्त में उच्चारण कीजिएगा मुक्त, म में 2 गुना समय लग रहा है और आधा क और त यानी संयुक्त वर्ण में कितना लग रहा है? मुंह के आधा समय लग रहा है, इसलिए ह्रस्व होने के बाद भी यहाँ गुरु लगता है क्योंकि उसका उच्चारण दीर्घ हो रहा है और आधा क और त है तो यहाँ लघु हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ मुक्ता रहेगा, यहाँ आ की मात्रा अगर रहेगी, यहाँ लिखा नहीं गया है ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी गुरु होगा और यहाँ भी गुरु होगा क्योंकि दोनों का उच्चारण होगा मुक्ता, तो दोनों का दीर्घ उच्चारण होगा, इसलिए मुक्ता में यहाँ भी गुरु आ जाएगा और यहाँ गुरु है ही, रहेगा ही। लेकिन मुक्त है तो इसका उच्चारण अधिक देर तक होता है, इसका कम होता है, इसलिए यहाँ गुरु रखा गया है ह्रस्व होने के बाद भी, और यहाँ लघु रखा गया। ध्यान दीजिएगा, आपने अभी देखा, एक बार पुनः, ह्रस्व वर्ण लघु होते हैं, दीर्घ वर्ण गुरु होते हैं। ह्रस्व वर्ण या दीर्घ वर्ण, ह्रस्व वर्ण के ऊपर अनुस्वार आता है यानी अंक की मात्रा, तो वह गुरु हो जाता है। संयुक्त अक्षर के पहले का ह्रस्व भी गुरु हो जाता है। लेकिन चंद्रबिंदु अगर आता है तो चंद्रबिंदु आता है तो गुरुता या लघुता पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा। ध्यान दीजिए, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं तो जानते हैं आप, इसके 2 भेद हैं मात्रा के अनुसार। ह्रस्व, इन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के उच्चारण में दिक्कत होती है और उसके लेखन में भी दिक्कत होती है। जब उच्चारण आप सही कर लेंगे तो लेखन भी सही करेंगे, शुद्ध करेंगे, सुलेख। इसका भी ध्यान दीजिएगा, इसी में समझ आएंगे। ह्रस्व वर्ण 4 हैं, अ, ह्रस्वई, ह्रस्व, री। इनका उच्चारण हम बहुत जल्दी करते हैं। अगर इनकी मात्राएं किसी व्यंजन पे आती हैं तो उनका भी उच्चारण हम शीघ्र करते हैं। अर्थात शब्दों के उच्चारण में
जिन वर्णों का उच्चारण हम जल्दी करेंगे उसको वह ह्रस्व होता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ होता है। इसलिए मात्रा के अनुसार देख करके अगर आप पढ़ेंगे तो उच्चारण उसका सही करेंगे और लिखेंगे भी सही, यह स्मरणीय रहे। छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्णों को लघु कहा जाता है, जैसा ऊपर बताया भी गया है, यहाँ क्लियर हो गया। ह्रस्व छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्णों को लघु कहा जाता है। इसका चिन्ह यह देखिए, यह इसकी मात्रा की गणना 1 मानी जाती है। आइए हम दीर्घ की बात करते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में, किन वर्णों के? दीर्घ वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ वर्ण 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर जहां भी आए दीर्घ होते हैं। ये स्वर, इनकी मात्राएं जिन व्यंजन वर्णों पे लगाई जाती हैं वो भी दीर्घ होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण जहां भी ये रहेंगे, जहां भी इनकी मात्राएं लगेंगी व्यंजनों पे, उनका उच्चारण में समय लगता है। इसीलिए इन्हें हम गुरु कहते हैं। दीर्घ होते हैं इसलिए इनको हम गुरु कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ वर्णों को गुरु, जिसका चिन्ह आपको बताया गया, पुनः देख लीजिए, बार बार आ रहा है तो ध्यान रहेगा, तो आपको स्मरण रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इनकी मात्रा 2 मानी जाती है। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पावन, पावन दिया गया है। पा व न, देखिए यहाँ अलग अलग है। प में आ की मात्रा लगी है, पा, प, पा। प ह्रस्व हो गया और पा दीर्घ हो गया, क्योंकि प से 2 गुना समय लगा। तो यह पा दीर्घ है, तो यहां गुरु लग गया। चिन्ह क्या लगेगा? गुरु। और यहां वह ह्रस्व है तो यहां लघु लग गया। यहां न ह्रस्व है तो यहां लघु लग गया। अब इन पावन की मात्राओं को हम जोड़ेंगे तो 2 गुरु का कितना होगा? गुरु की मात्रा कितनी होगी? 2 की, और लघु 1 और लघु 1, यानी 2 और 2, 2 और 3 और 1, 4, 4 यहां लिखा गया। ध्यान दीजिए। अब आइए, बार बार समझिए, देखिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र बोर्ड में मात्रिक छंद ही दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। संख्या और क्रम, तीसरा क्या है? संख्या और क्रम। संख्या है, संख्या की गणना होती है, कितनी संख्या है, वर्ण कितने हैं, मात्राएं कितनी हैं, इसे हम संख्या कहेंगे। और क्रम, क्रम यानी गण में आता है। देखिए, मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। अभी ऊपर हमने गणना किया, 4, 5, 3, 2 भी है। और वर्ण भी गणना करेंगे। पावन है तो यह पावन वर्ण, अगर केवल गणना करें, मात्रा ना करें, तो इस पावन वर्ण में पा को 1 मानते हैं, वह को 1 मानते हैं, 3 हो जाएंगे वर्ण। तो मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु और गुरु का स्थान निर्धारण यह वाणिक वृत्त छंद में होता है, इसका क्रम निश्चित होता है। चौथा है यति। यति, यति का अर्थ विराम होता है। यति मतलब विराम, रुकना, ठहराव। यति माने विराम, विराम माने ठहराव यानी रुकना। यह चरण के अंत में अवश्य रखी जाती है। जैसे आपके यहाँ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका नीचे दिया गया, समझा होगा। तो रहीमन धागा प्रेम का 1 चरण हो गया तो वहाँ यति आ जाएगी। मत तोड़ो चटका है तो वहाँ आ जाएगा, यति आ जाएगी, विराम चिन्ह लगेगा।
तो चरण में के अंत में अवश्य रखी जाती है। जहाँ चरण लंबे हों, जैसे गीतिका हमारे यहाँ है, गीतिका की एक चरण में 2 बार यति आती है। 14 और 12 मात्राओं की यति पर वहाँ एक चरण होता है। तो जहाँ लंबे चरण हों वहाँ बीच में भी यति रखी जाती है। जैसे आप जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें गीतिका आएगा। गीतिका में के एक चरण में 2 यतियाँ होती हैं। चरण के बीच में कहीं एक और कहीं एक से अधिक यतियाँ होती हैं। जैसे यत की बात यहाँ दिखाई गई है। जैसे यहाँ दिया है रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ यह जो अल्प विराम लगा है यह क्या है? यति है। मत तोरो चटकाए, यह पूर्ण विराम लगा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको यत कहते हैं। अब आ जाओ गति। गति माने प्रवाह होता है भाई। आपको बताया था ना प्रारंभ में ही कि छंद यह, इसमें लय है, गति है, ताल है, सुर है। वही गति है। छंद की लय, ताल और सुर ही गति है। इसीलिए हम छंदों को गेय के रूप में यानी गाते हैं, चाहे दोहा हो चाहे पद हो। बताया था मैं अनुप जलोटा का, आपने सुना ही होगा, चाहे ऐसे सभी हैं दोहा वगैरह का भी। तुक, तुक अंतिम अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। अंतिम अक्षरों की समानता, जैसे दोहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, आय आया है लास्ट में, चटकाए काय, तो अंत में स्वर आय आया। टूटे पर फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, जाय आ गया, इसमें याय आ गया, तो उच्चारण साम्यता हो गई इसमें स्वरों की। इसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। स्वरांत अर्थात जिसमें जिस चरणों के अंत में स्वरांत अर्थात उच्चारण साम्यता होती है उसे हम तुक कहते हैं। तुक है। 7वां है गण। गण मात्राओं और वर्णों की संख्या तथा क्रम की सुविधा के लिए 3-3 वर्णों के कुल 8 गण माने गए हैं। गणों के नाम का सूत्र निम्न है। 3-3 वर्णों के 8 गण माने गए हैं। यमाता राजभान सलगा, अलग अलग ध्यान दीजिएगा। यमाता से अगण होगा, मातारा से मगण होगा, ताराय से तगण होगा, राजभा से रगण होगा, जभान से जगण होगा, भानस से भगण होगा, नसल से नगण होगा और सलगा से सगण होगा। ये 2 इसी में गण के लिए है। तो यह यमाता राजभान सलगा, यह 8 गण माने गए हैं। यह सूत्र है, इसको याद कर लेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के द्वारा। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त छंद में ही होता है। आपको पृष्ठभूमि में पहले बताया था। उदाहरण, यगण, ऊपर देखा आपने यमाता राजभान सलगा को पहला में क्या बताया था? यगण। तो यगण का सूत्र क्या है? यमाता। तो यगण है, यगण के बाद यानी उसके बाद वाले 2 अक्षरों को और वर्णों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? यमाता हो जाएगा। अब यमाता में आपने जो मात्राओं का देखा लघु गुरु, उसी के अनुरूप इसको लगाएंगे। य पर क्या आएगा? लघु आएगा, क्योंकि यह ह्रस्व वर्ण है। माँ क्या है? दीर्घ वर्ण है, तो क्या आएगा? गुरु आएगा। ता क्या है? दीर्घ वर्ण है, इसमें क्या आएगा? गुरु वर्ण आएगा। तो यह क्या हो गया? लघु गुरु और गुरु, यहाँ रू छूट गया,
गुरु होगा। तो यह सूत्र है गण का, यगण का, यह माता है। यगण जब कहीं आएगा तो उसमें हम तुरंत इन ब्रैकेट में यगण में क्या आएगा, लघु गुरु गुरु, इसको हम लिखेंगे। तो लघु गुरु गुरु समझ करके भी हम पहचान लेंगे कि यगण है, और यगण अगर है तो हम लघु गुरु गुरु का ध्यान देंगे कि यहाँ यही होना चाहिए। आइए अब देखते हैं छंद के भेद। छंद के भेद प्रारंभ में मैं समझाया था आपको, पुनः एक बार देख लेते हैं। यहाँ वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं। पहला वाणिक छंद है। वाणिक छंद केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। इसका उदाहरण घनाक्षरी है। इसमें वर्णों की ही केवल गणना होती है, चाहे वर्ण दीर्घ रहे या ह्रस्व रहे, उनकी गणना क्या होती है, वर्ण एक वर्ण की होती है। जैसे देखिए यहाँ शालिनी दिया गया है, घनाक्षरी में ऐसे ही गणना होती है, वर्णों की है। शालिनी है तो शालिनी में यहाँ सा दीर्घ है, फिर भी हमने एक काउंट किया इसको, यानी एक। अब यहाँ लघु गुरु की बात नहीं आएगी, यहाँ वर्ण की गणना हो रही है, तो इसको हम एक की संज्ञा देंगे। सा है तो दीर्घ होने के बाद भी इसको हम एक वर्ण मानेंगे। किसकी संज्ञा देंगे, एक वर्ण की। यहाँ ली है, ह्रस्व है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक वर्ण मानेंगे। और नी पर भी क्या है, एक वर्ण, इसको हम मानते हैं। तो शालिनी में दीर्घ और ह्रस्व होने के बाद भी हम इसे 3 वर्ण मानते हैं। कितने वर्ण हो गए, यही वाणिक छंद की विशेषता। इसमें वर्णों की गणना की जाती है, घनाक्षरी में वही है। आइए हम दूसरा देखते हैं, वाणिक वृत्त। वाणिक वृत्त छंद गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वाणिक वृत्त छंद कहते हैं। इसमें जो लघु गुरु का क्रम है, अर्थात जो गणों का क्रम है, वह निश्चित होता है। ऊपर आपने संख्या और क्रम देखा था, तो वही क्रम है। यानी इसमें जो क्रम जहाँ है, जो लघु जहाँ है, वह लघु के पास गुरु नहीं होगा, गुरु के स्थान पे लघु नहीं होगा। यह वाणिक वृत्त छंद है। इसमें भुजंग प्रयास भी आता है। तीसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मात्रा की गणना के आधार पर आधारित छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। यह जैसे दोहा है, सोठा है, चौपाई है, गीतिका है, यही 4 हमारे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। अब चौथा, इसकी हम सविस्तार चर्चा करेंगे जब हम मात्रिक छंद पढ़ाएंगे। तो चौथा है मुक्त छंद। मुक्त छंद यह चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। यहाँ मुक्त छंद में कोई छंद के नियम लागू नहीं होते। यह इसकी रचना अनियमित होती है, असमान भी होती है, और अपने स्वच्छंद में अपने मन के अनुसार होती है, गति भी अपने मन के अनुसार है। इस प्रकार जहाँ भी भाव आया वहाँ यति लगा दिए। तो ऐसी रचनाएं को मुक्त छंद कहते हैं, या छंद के नियमों से परे है। जैसे निराला जी की कविताएं हैं, वहाँ निराला की कविताओं से लेकर के और नई कविता तक हिंदी में मुक्त छंद का प्रयोग अधिक हुआ है। इस प्रकार आपका यह आज आपको मैंने छंद और उसके अंग बताए और उसके भेद बताया। अंगों को समझिएगा ध्यान से। जब यह समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से किसी भी छंद को समझ लेंगे, उसकी गणना कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, गलतियां नहीं होंगी। धन्यवाद।